नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम का गोयल क्लासेस। आज हम करने वाले हैं सर्कुलेशन, ह्यूमन बॉडी। हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा था, उसका हमारा नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो सर्कुलेशन है। बेहतरीन तरीके से करेंगे। आई होप आपको चीज़ों को लेकर आसानी हो। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ही है। आइए शुरू करते हैं। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन में आप क्या चीज़ को देखते हो। देखो, जैसे कि हमने बात करी थी रेस्पिरेशन में कि ऑक्सीजन एल्वियोलाई से हमारा जाती है ब्लड में, है ना। ब्लड उसको कैरी कर लेता है और फिर वो टिश्यूज एंड सेल्स में लेकर उनको जाता है उस ऑक्सीजन को। तो यही चीज़ है। अब हमें इसको भी डिटेल में पढ़ना है कि कौन सा ब्लड, यानी कि कौन सी वेसल, आप ब्लड वेसल्स, क्योंकि ब्लड ब्लड वेसल्स में चलता है ना, ऐसे खुला नहीं घूमता। तो ब्लड वेसल्स जो है कौन सी है जो ऑक्सीजन को कैरी कर रही है, कौन सी ब्लड वेसल है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर रही है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें इस ट्रांसपोर्टेशन में देखनी है। मेनली हमारा जो फोकस रहेगा वो क्या रहेगा, ये इसी पे रहेगा कि ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड, यानी कि ऑक्सीजन वाला प्योर ब्लड जो है, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हो गया, यानी कि जो इम्प्योर ब्लड हो गया, है ना, जो यूज्ड ब्लड है यानी कि। तो वो सारा ब्लड कैसे कैसे किधर किधर घूमता है। हार्ट जो हमारा मेन पंपिंग ऑर्गन है, जो सर्कुलेशन का मेन ऑर्गन है ना, मेन पार्ट जिसे हम कहेंगे हमारा हार्ट, यानी कि दिल। तो वो जो है उसके कितने चैम्बर्स हैं, किस किस चैम्बर में जाता है ब्लड, कहाँ से निकलता है, कौन सी आर्टरी, कौन सी वेन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें किस में देखनी है, ट्रांसपोर्टेशन में देखनी है। तो स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन को। सबसे पहले हम ब्लड पे चलते हैं। ब्लड लिखा हुआ है यहाँ पर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, यानी कि द्रव संयोजी ऊतक, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। अच्छा, ओके। कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल्स। अच्छा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब कि ऐसा फ्लूइड है ये जो आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट ऑर्गन्स को जोड़ के रखता है। ठीक, तो इसमें क्या क्या शामिल होता है ब्लड में। ब्लड में क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, है ना। जैसे प्लाज्मा हो गया, ब्लड कॉर्पसल्स हो गए, यानी कि ब्लड सेल्स हम कह सकते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। तो ब्लड जो है इन इन चीज़ों से बना हुआ होता है। ब्लड में पानी की मात्रा होती है, यानी कि आप कह सकते हो ब्लड में जो प्लाज्मा है उसमें पानी का वॉल्यूम काफ़ी होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ज़रा एक बार देख लेते हैं। कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्ड, सबसे क्योंकि हम सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। एक और आपका टिश्यू है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, वो है लिम्फ। उसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे, पर पहले ब्लड के बारे में जानेंगे। तो कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है रक्त कणिकाएं। उसके बाद प्लाज्मा के बारे में लिखा हुआ है कि प्लाज्मा जो है ब्लड का, यानी कि मान लो ये यहाँ पे आपका पूरा ब्लड फ्लो कर रहा है। इस ब्लड में जो 55 जो ब्लड का, पूरे ब्लड का 55% जो है प्लाज्मा होता है, ठीक है। यानी कि ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है। इस प्लाज्मा में इस प्लाज्मा में 90 से 92% पानी होता है, 6 to 8% प्रोटीन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, मिनरल्स एक्सेट्रा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है 90 से 92% का पानी होता है, वाटर होता है प्लाज्मा में, ठीक है ना। ओके, अब ब्लड सेल्स के बारे में अगर बात करें तो तीन तरीके के यहाँ पर हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो आरबीसीज को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है पटटी काणु। हिंदी में ये इनको एज इट इज बोला जाता है, ठीक है। आरबीसी हो गए आपके रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी हो गए वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। इनका सबका अलग अलग फंक्शन है, सारी चीजें अब हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। एरिथ्रोसाइट, ओके, देखो एरिथ्रोसाइट जो है ब्लड में होता है मौजूद, ठीक है। अच्छा, ये जो है 5 से 5.5 मिलियन आरबीसीज मौजूद होते हैं ब्लड में, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है लाल रुधिर कणिका। ये बोन मैरो में बनते हैं। आप बस पॉइंट्स लिखते चलिए। अस्थि मज्जा में यानी कि आरबीसीज बनते हैं। रेड कलर के होते हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है।
120 तक ये इनका लाइफ स्पैन होता है, औसत आयु जिसे हम कहेंगे, ठीक है। एवरेज जो इनका लाइफ स्पैन है वो 120 डेज होता है। इनका विनाश कहाँ होता है, यानी कि ये डिस्ट्रॉय कहाँ होते हैं, ये स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। प्लीहा जिसे हम हिंदी में बोल रहे हैं, इसको हम आरबीसीज का ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। किसको? स्प्लीन को। तो ये पॉइंट भी आप नोट डाउन करेंगे। ये रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि आपके ब्लड में मौजूद होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स देखिए कलरलेस होते हैं, जैसे हमने देखा आरबीसीज रेड हैं कलर में, पर ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी हो गए वो कलरलेस हैं, वो कलर्ड नहीं होते हैं। हर एमएल में 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसीज मौजूद होते हैं, ठीक है। दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। ये जो दो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? कर्णिकाएं या अकर्ण कोशिकाएं। अच्छा, अब इनमें भी डिवाइड किया हुआ है। देखिए ग्रैन्युलोसाइट्स में ईसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स आते हैं। ए में ए ग्रैन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स आते हैं और मोनोसाइट्स आते हैं। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, हिंदी में ये एज इट इज लिखे जाते हैं। अच्छा, डब्ल्यूबीसी का मेन काम होता है जो भी बैक्टीरियाज हैं, फिर जो भी फॉरेन आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनसे लड़ना डब्ल्यूबीसी का काम होता है मेन। तो अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं। देखो यहाँ लिखा है बेसोफिल सबसे कम मात्रा में होते हैं, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी आप नोट डाउन करेंगे। एक पॉइंट आपका है यहाँ पर लिखा हुआ है मोनोसाइट्स, यानी कि ये वाला, और न्यूट्रोफिल्स ये वाला, ठीक है। ये जो है फेगोसाइटिक सेल्स हैं, ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। इसमें से भी मेन अगर आपसे पूछे, आप अगर देखो ल्यूकोसाइट में अगर आपसे पूछा, आपको क्वेश्चन दिया है कि भैया कौन सा है जो फेगोसाइटिक है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, कौन से हैं, तो आप डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट्स को मार्क कर दोगे। ल्यूकोसाइट्स के अंदर ही अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स में टिक मार्क लगा के आओगे, ठीक है। तो ये चीज है। फेगोसाइटिक सेल्स मतलब भक्षण कोशिका, ठीक है, जो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को, जो बाहर के होते हैं, जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको जो है डिस्ट्रॉय करने का काम ल्यूकोसाइट्स करते हैं, और उसमें भी ये दोनों मेन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट है आपका प्लेटलेट्स। देखिए प्लेटलेट्स हमने बहुत सुना होगा, हम सुनते हैं कि डेंगू हो गया प्लेटलेट्स कम हो गए, है ना, तो वही प्लेटलेट्स हैं ये। ओके, तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि हर एमएल में आपको 1.5 लाख से 3.5 लाख तक जो है प्लेटलेट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड है रुधिर का थक्का जमाने में सहायक, यानी कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, हेल्प्स टू फॉर्म ब्लड क्लॉट, ठीक है। ये ब्लड क्लॉट, ये क्लॉट का फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है जब कोई चोट वगैरह लग जाती है, अगर ये फॉर्म नहीं हो रहा है तो दिक्कत है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स उनमें बहुत मदद करते हैं। फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ओके, ये भी अस्थि मज्जा में इनका फॉर्मेशन होता है। इंजर्ड, अच्छा अब देखो कैसे काम करता है ये, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब जैसे कोई इंजर्ड टिश्यू है, आपके चोट लगी है, आपका कुछ मान लो आपके आर्म्स में चोट लग गई है, तो वहाँ पे ये आपका टिश्यू इंजर्ड टिश्यू हो गया है। ये आपका जो इंजर्ड टिश्यू है ये रिलीज करता है क्या, ये एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन कह दो, हिंदी में लिखा ही हुआ है। अच्छा, ये जो थ्रोम्बोकाइनेज होता है ये कन्वर्ट करता है किसको, ये कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, ठीक है। उसके बाद जो ये थ्रोम्बिन है वो कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में, ठीक है, फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। यहाँ तक कन्वर्जन जरूरी होता है क्योंकि अब ये जो फिब्रिन है यही मेन होता है जो काम करता है ब्लड क्लॉटिंग में, यानी कि ये फिब्रिन जो है धागे जैसा जाल, एक फॉर्मेशन होता है, धागे जैसा होता है, जाल बना होता है, तो ये ब्लड सेल्स में जाकर मिलता है, ठीक है, आरबीसीज में मिल जाकर मिलता है और क्लॉट बनाता है, ठीक है। तो ये जो है मेन आपका, इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। ओके, तो इतना सा था ये आपका प्लेटलेट्स। ओके, तो आपने 3 तरीके के, तो आपने ब्लड कॉर्पसल्स पढ़ लिए, यानी कि रक्त को आप कह लो कोशिकाएं या कणिकाएं, ये आपने पढ़ ली, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। एक आपने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा,
ठीक है। 90 से 92% उसमें पानी होता है, 6 to 8% बाकी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन, मिनरल्स वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें। प्लेटलेट्स के आपने प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लिया, WBCs के बारे में पढ़ लिया। आगे बढ़ जाते हैं। ब्लड ग्रुप्स, रक्त समूह। ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं तो ब्लड ग्रुप्स के बारे में भी पढ़ना थोड़ा सा बनता है। ओके, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ABO समूह एंड RH समूह, यानी कि दो तरीके के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ABO और RH, ठीक है। अच्छा, ABO के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। ABO कहता है कि भाई ABO जो ब्लड ग्रुप है ये एंटीजेंस के बेसिस पर होता है। एंटीजेंस मतलब आपके प्रतिजन, ठीक है। प्रतिजन के बेसिस पर ये ब्लड ग्रुप का पूरा चलता है सिस्टम। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि ये प्रतिजन मौजूद कहाँ होते हैं तो आप कहेंगे RBC के सरफेस पर, ठीक है। RBC के सरफेस पे ये एंटीजेंस मौजूद होते हैं। अच्छा, अब एक बार देख लेते हैं ब्लड ग्रुप्स वगैरह देख लेते हैं। ओके, ब्लड ग्रुप जो है ये 4 तरीके के यहाँ दिए हुए हैं, A B एंड O, ठीक है। 4 तरीके के दिए हुए हैं। अब देखो भाई, कोई बंदा अगर A ब्लड ग्रुप का है तो बट ऑब्वियस सी बात है ना, ऑब्वियसली जो A ब्लड ग्रुप का बंदा है उसको A ही ब्लड ग्रुप जो है देना चाहिए, है ना। उसको B ये सब नहीं चलेगा, A को A ही चलेगा, है ना। तो यानी कि ब्लड ग्रुप जो है डोनर, यानी कि डोनर्स ग्रुप हम देख लेते हैं। इस ब्लड ग्रुप के लिए डोनर कौन सा होगा, है ना, यानी कि इसको कौन ब्लड दे सकता है, इस वाले ब्लड ग्रुप को, इस वाले ब्लड ग्रुप वाले बंदे को कौन सा बंदा है, ब्लड ग्रुप कौन सा है जो काम आ सकता है, यानी कि कौन सा डोनर है। ए को ए ही देगा और ओ देगा। ओ क्यों देगा, क्योंकि ओ सबको दे सकता है, ये हमें पता है ना, ओ सबको, यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है ना, तो ओ सबको दे सकता है। बी पे आएंगे तो बी को बी ही दे सकता है और ओ दे सकता है, क्योंकि ओ सबको दे सकता है। ए बी को ए भी दे सकता है, ए दे सकता है, बी दे सकता है और ओ भी दे सकता है। ओ को कौन दे सकता है भाई, ओ को सिर्फ ओ ही दे सकता है, ठीक है। ओ को सिर्फ ओ ही दे सकता है, क्योंकि ओ तो भाई सबको ही दे रहा है, तो ओ वाले को ओ ही दे सकता है, ए बी ये सब नहीं दे सकते। चलिए, ये तो हो गई पहली चीज, डोनर वाला आपने देख लिया। अब देखेंगे भाई ब्लड ग्रुप ए वाले जो है वो एंटीबॉडीज किसके लिए बनाएंगे, यानी कि कौन से ब्लड ग्रुप को वो नहीं आने देंगे, बी को नहीं आने देंगे, बी वाले ए को नहीं आने देंगे, ए बी वाले, ए बी वाले में कोई एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, ओ वाले को, ए और ओ वाला जो है ए को नहीं आने देगा और बी को भी नहीं आने देगा। अच्छा, ओ जो है सिर्फ क्योंकि ओ को ओ ही दे सकता है ना, क्योंकि ओ को ओ ही दे सकता है, इसीलिए वो ए के अगेंस्ट, बी के अगेंस्ट, इन सब के लिए एंटीबॉडीज बनाएगा। ए बी जो है वो किसी, ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो किसी से भी ले सकता है, हम जानते हैं ये चीज। ओ किसी को भी दे सकता है और ए बी जो ए बी होगा ये, वो किसी से भी ले सकता है। अब जब अगर वो किसी से भी ले सकता है तो वो क्यों एंटीबॉडीज बनाएगा किसी के लिए, है ना, इसीलिए एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा, क्योंकि ए बी क्या करता है, किसी से भी ले सकता है, तो एंटीबॉडीज किसी के लिए नहीं बनाएगा। सिंपल इतना आपको याद रखना है। एंटीजेंस अगर हम देखें तो भाई ए के लिए ए है, बी के लिए बी है, ए बी के लिए ए बी है और ओ के लिए कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड ओ इज यूनिवर्सल डोनर, ये हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं RH समूह पे। अच्छा, RH एक प्रतिजन है, यानी कि एंटीजन है, जो रीसस मंकी में प्रेजेंट RH के समान है, यानी कि एक मंकी है रीसस मंकी, उसमें भी ये जो RH प्रेजेंट होता है एंटीजन उसी के समान है, मतलब उसके जैसा ही है जो ह्यूमन में RH प्रेजेंट है। RH एंटीजन जो है वो 80% RBCs पर पाया जाता है, जिसके पास होता है वो RH पॉजिटिव होता है, जिसके पास नहीं है वो RH नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। RH पॉजिटिव वाले को और RH नेगेटिव वाले को मिलाया नहीं जा सकता, यानी कि RH पॉजिटिव जिसका ग्रुप है वो RH नेगेटिव से ब्लड नहीं ले सकता, ठीक है, और RH नेगेटिव जिसका है वो RH पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले सकता, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। एक केस हुआ था, उस केस के बारे में हम पढ़ेंगे। इस केस में क्या था, मदर RH नेगेटिव थी और जो उसका जो फीटस था, यानी कि जो वोम्ब में उसका बेबी था वो RH पॉजिटिव था, ठीक है। अब इनका ब्लड मिलाया नहीं जा सकता। अब क्या हुआ, मदर की बॉडी RH पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडीज बनाने लगेगी, राइट।
अब भाई RH नेगेटिव है, ये RH पॉजिटिव है, तो इनका ब्लड, फीटस का ब्लड मदर में, मदर का ब्लड फीटस में, है ना, ये सब थोड़ा ऐसा चलता रहता है। तो अब क्या होगा, ये मदर जो है इसके लिए एंटीबॉडीज बनाएगी, ठीक है। अब बेबी के ब्लड के लिए मदर एंटीबॉडी जब बना रही है, तो सिंपल सी बात है, क्या होता है कि ये जो एंटीबॉडीज बन रही हैं वो बेबी के ब्लड में लीक कर जाती हैं, ठीक है, लीक कर जाती हैं, जिससे बच्चे को नुकसान हो जाता है और एक डिजीज हो जाती है जिसको हम हीमोलिटिक डिजीज बोलते हैं। इसको हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस भी बोलते हैं, गर्भ रक्ताणु को रक्ता, ठीक है। तो ये आप समझने की इसको थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि डिजीज का नाम पूछ लेता है, तो आप बता सकते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं लिम्फ। लिम्फ को देखते हैं, जिसको हम उत्तक द्रव कहते हैं, लसिका। लिम्फ क्या है, वो भी एक फ्लूइड कनेक्टिव है, ठीक है। अभी क्या होता है, क्या है देखो, जैसे ये आर्टरीज है, ठीक है, वेट है, ठीक है, ये वेन्स हैं, ठीक है, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ब्लड जो है ऐसे जाता है और कैपिलरीज जो है के थ्रू वो वेन्स में चला जाता है, या वेन्स के थ्रू वो कैपिलरीज में चला जाता है, सॉरी आर्टरीज में चला जाता है, ठीक है। कैपिलरीज जो है बीच का मीडियम है, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी जो ब्लड ट्रांसफर होता है उसमें से कुछ कुछ पार्ट जो है बाहर लीक कर जाता है, राइट। ड्यूरिंग फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू कैपिलरीज, कैपिलरीज के थ्रू जब ब्लड का फ्लो होता है तो कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं जो उस स्पेस में से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इस जो सब्सटेंसेस बाहर आ गए हैं, ठीक है, इनको हम उत्तक द्रव बोलते हैं, यानी कि हम लिम्फ बोल सकते हैं, या टिश्यू फ्लूइड बोल सकते हैं, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कह सकते हैं, ठीक है। यही लिम्फ होता है। मेन फंक्शन क्या है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि प्रतिरक्षा प्रदान करना, प्रोटीन फैट के मॉलिक्यूल्स को ले जाना इधर से उधर, ठीक है। ऑक्सीजन हो गए, हॉर्मोन्स हो गए, कुछ फूड मटेरियल्स हो गए, इनका भी ट्रांसपोर्ट करना इनका काम है। तो आप इतना लिम्फ के बारे में इतना आप याद रखिए, ठीक है ना। लिम्फ क्या है, जब फ्लो करता है ब्लड तो जो बाहर निकल जाता है कैपिलरी, उस स्पेस में से कुछ कुछ पोर्शन बाहर निकल जाता है, उसको हम लिम्फ बोलते हैं, राइट। चलिए, सर्कुलेटरी पाथवेज आपका नेक्स्ट टॉपिक आया है, संचार, परिसंचार पथ कहते इसको कह सकते हैं, राइट। चलिए, ये पाथवेज दो तरीके के होते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड, खुला और बंद। अब दो तरीके के पाथवेज हैं, हमारा वाला क्लोज्ड होता है और एक ओपन भी होता है, जिसमें ऑर्थ्रोपोडा हो गए, मुलस्क हो गए, ये सब शामिल रहते हैं, ये सारे कैटेगरीज आती हैं। ओपन में क्या होता है, ओपन में खुले में ब्लड बहता है, ओपन कैविटीज में बह रहा है, जिसको हम साइनसेस बोल रहे हैं, ठीक है। क्लोज में क्या होता है, ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, है ना, मैंने आपको बताया ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, पूरी बॉडी में कहीं भी ऐसा ऐसा नहीं है, पूरी बॉडी में फैला पड़ा है, फैला पड़ा है, पर वो पाइपों में है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ये इसमें एनालिडा, इकाइनोडर्म्स, ऑल कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स में हम आते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके के आपके पाथवेज हो गए, इतना आप याद रखेंगे। अच्छा, एक दूसरी चीज हम यहाँ पे और देख लेते हैं फटाफट से। हमारा जो हार्ट होता है ना, मैं हार्ट को ऐसे बना रही हूँ, हमारा जो होता है उसमें चार खाने होते हैं, जिसको हम चार चैम्बर्स बोलते हैं। ब्लड आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इस तरह से ब्लड जो है फ्लो करता है। अच्छा, अब फिशेज में देखें तो दो ही चैम्बर हैं, एम्फीबियन हो गए, रेप्टिलियन हो गए, इनमें देखें तो तीन चैम्बर हैं। और हम क्रोकोडाइल में देख लें, अगर बर्ड्स में देख लें, मैमल्स में देख लें, तो इसमें चार चैम्बर्स आ जाते हैं, हमारे जैसे, हम मैमल्स में शामिल हैं, है ना, सभी को पता है। तो मैमल्स में चार चैम्बर हैं, क्रोकोडाइल में बोले तो चार चैम्बर है, बर्ड्स में बोले तो चार चैम्बर है, ठीक है। रेप्टियाज में बोले, रेप्टाइल्स जो होते हैं उसमें तीन चैम्बर ही होते हैं। रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल भी शामिल है, लेकिन क्रोकोडाइल में चार हैं, यहाँ लिखा हुआ है, तो क्रोकोडाइल यहाँ मैंने इसीलिए लिख दिया एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, है ना। तो ये चीजें हो गई हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब जैसे दो चैम्बर है तो एक ऑरिकल है इसमें, एक वेंट्रिकल है,
आपको सब पता चल जाएगा ऑरिकल वेंट्रिकल क्या होता है। फिलहाल मैंने हिंदी लिख दी है इनकी, जब मैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको बताऊंगी इंसानों का, तब उसमें समझ लेंगे ऑरिकल और वेंट्रिकल कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, 3 चैम्बर्स में इसमें 2 ऑरिकल हैं, 1 वेंट्रिकल है, और 4 चैम्बर में 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पर इतना नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम अपने पहला पार्ट खत्म करेंगे वीडियो का, क्योंकि ये वीडियो लंबी बनेगी, इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हार्ट के बारे में देखते हैं कुछ चीज़ें। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले लिखा हुआ है कि ये जो हार्ट होता है, हार्ट के बारे में लिखा हुआ है ये। ठीक है, हमारा जो, कई लोग उसको हर्ट बोल देते हैं, बट हर्ट नहीं, इट इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, हार्ट करेक्ट वर्ड है। ठीक है, तो हार्ट जो है हमारा ओरिजिनेटेड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, यानी कि मध्य जन स्तर से इसकी उत्पत्ति होती है। आप पॉइंट्स नोट डाउन करते चलेंगे। थोरैसिक कैविटी में ये स्थित होता है, सिचुएटेड होता है, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है वक्ष गुहा में ये स्थित होता है। दोनों लंग्स के बीच में होता है, जैसे ये लंग्स है मान लो आपकी, तो इस लंग के बीच में आपका हार्ट यहाँ पर छोटा सा प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर होता है। ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर होता है, इतना आप याद रखेंगे। और इसका जो साइज होता है ना, बिल्कुल आपकी मुट्ठी आप बंद कर लोगे उतना होता है हार्ट का। नेक्स्ट है कवर्ड बाय अ डबल वॉल्ड बैग पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक डबल वॉल्ड बैग है। ठीक है, डबल यानी कि डबल वॉल है वो, तो उससे ये हार्ट कवर्ड रहता है। हिंदी में मैंने लिखा हुआ है, तो हिंदी में भी आप इस चीज को पढ़ लेंगे। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, यानी कि ह्यूमन के हार्ट में 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ किसमें कितने प्रेजेंट है। जैसे फिशेस हो गया तो उसमें 2 ही चैम्बर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इसमें 3 चैम्बर्स प्रेजेंट हैं। और ह्यूमन में, मैमल्स में यानी कि, और क्रोकोडाइल वगैरह में, इनमें 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जिसमें 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं ना, उसमें आप एक पॉइंट नोट डाउन करेंगे कि उसमें डबल सर्कुलेशन होता है, और जिसमें 2 ही प्रेजेंट है उसमें सिंगल। यानी कि फिशेज में अगर बोलें कि कौन सा सर्कुलेशन हो रहा है, तो आप बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है, एक बार का सर्कुलेशन है, यानी कि जो ब्लड है वो हार्ट में एक बार ही आता है। ठीक है, अगर हम ह्यूमन के बारे में बात करेंगे कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसे है, तो डबल है, यानी कि जो ब्लड है वो 2 बार एंटर करता है। ठीक है, एक बार एंटर कर, 2 बार एंटर करता है। मैं आपको समझाऊंगी किस तरह से एंटर कर रहा है, कब कब एंटर कर रहा है, तो वो 2 बार करता है, इसलिए उसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और जिसमें 3 चैम्बर्स हैं, यानी कि 3 कक्ष हैं, तो उसको हम थोड़ा कह सकते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि 4 जो चैम्बर्स हैं वो कौन कौन से। देखिए ये रेड जो स्क्वायर मैंने बनाया हुआ है, इसमें मैंने आपको 4 चैम्बर शो करे हैं। हार्ट मैंने प्रॉपर वो चीज़ नहीं बनाई, उसमें आपको समझ नहीं आता, तो इसको हमने एक स्क्वायर की शेप दी है, और इसमें 4 चैम्बर्स बनाए हुए हैं। ठीक है, एल ए का मतलब है लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, एल ए का मतलब है लेफ्ट ऑरिकल। एल वी का मतलब है लेफ्ट वेंट्रिकल। साइड में आर ए इज राइट ऑरिकल, और आर वी है आपका राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब इसकी जो हिंदी है चारों की, ये भी आप लिख लीजिए, मैं आपको यहां से दिखा देती हूँ। ऑरिकल को हम अलिंद बोलते हैं, वेंट्रिकल को हम निलय बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूँ लेफ्ट ऑरिकल, तो मैं बोलूँगी बाएं अलिंद। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल तो बाएं निलय। इस तरह से आप लिख लीजिए। और राइट ऑरिकल को हम बोलेंगे दाएं अलिंद, और राइट वेंट्रिकल को हम बोलेंगे दाएं निलय। ठीक है, तो मैंने यहाँ बोल दिया है, तो आई होप आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे नोट डाउन और समझनी है वो ये है कि जैसे अगर आप, जैसे आप देख रहे हो ये लेफ्ट ऑरिकल है, ठीक है, और ये राइट ऑरिकल है, तो दोनों ऑरिकल्स, ठीक है, ये 2 ऑरिकल्स हैं, ये 2 वेंट्रिकल्स है ना, तो दोनों ऑरिकल्स एक एक लाइन से सेपरेट होते हैं।
ठीक है, एक लाइन से मतलब एक सेपरेशन होता है इनके बीच में, जाहिर सी बात है। क्यों सेपरेशन होता है भाई? क्योंकि जो ब्लड इसमें आ रहा है और जो ब्लड इसमें आ रहा है वो दोनों अलग अलग ब्लड हैं। एक ऑक्सीजन वाला है, यानी कि अभी वो यूज नहीं हुआ है पूरी बॉडी में जाकर, और ये वाला जो ब्लड है जो राइट में आता है, राइट ऑरिकल में, वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं रह जाता है, वो उसमें CO2 की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि वो हम कह सकते हैं यूज्ड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। ठीक है, पूरी बॉडी में वो घूम फिर के आता है। तो ये दोनों ब्लड जो है मिक्स ना हो जाए, इसीलिए सेपरेशन ज़रूरी होता है। अच्छा, तो अब ये जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन को नाम दिया गया है इंटर एट्रियल सेप्टम, हिंदी में लिखा हुआ है अंतर अलिंदी पट। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से नीचे वाले भी सेपरेट होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, तो इनको भी नाम दिया गया है इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, यानी कि अंतर निलयी पट। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं बात करूं लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की, ये भी सेपरेट होते हैं और ये भी सेपरेट होते हैं। तो ये जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन को हम नाम देते हैं एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, अलिंद निलय पट। ठीक है, ये भी सेम है। ठीक है, तो ये इनका सेपरेशन हुआ, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको याद रखनी है, मैं पेन चेंज करती हूँ। जैसे लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेट हो रखे हैं, यहां पर एक ओपनिंग होती है, वेट, इस तरह से यहां पे भी और यहां पे भी, दोनों ही जगहों पे एक ओपनिंग होती है। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल से जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो एक ओपनिंग के थ्रू आता है, ये जो ओपनिंग मैंने शो करी इस ओपनिंग में से आता है। अब इन ओपनिंग्स के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखे हुए हैं, मैं आपको बताती हूँ। इन ओपनिंग्स के अलग अलग नाम हैं, ये अलग अलग टाइम पे खुलती और बंद होती हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी बताऊंगी कब ये खुलती हैं कब ये बंद होती हैं। ठीक है, तो आप अभी फिलहाल ये ओपनिंग्स याद रखेंगे, दो दो और ओपनिंग्स हैं। ठीक है, लिख लीजिए, ये एक तो ये दो ओपनिंग्स हो गई जो लेफ्ट ऑरिकल और एक लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, और एक राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में है। ठीक है, ये दो ओपनिंग्स हो गई। और दो ओपनिंग्स हैं जो कि यहां पे आती हैं, मैं आपको बताती हूँ। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है ना, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जिस भी आर्टरी में या जिस भी वेसल में ब्लड एंटर कर रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल, मान लो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एक आर्टरी में जाता है, वो उस आर्टरी का नाम मैं बताऊंगी, उस आर्टरी में जाता है, तो उस वक्त यहाँ पर एक ओपनिंग मौजूद होती है, वो खुल जाती है। तो एक ओपनिंग यहाँ पर भी हो गई, और एक ओपनिंग राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जिस भी आर्टरी में जा रहा है, जिसमें भी जा रहा है ब्लड वेसल में, उनके बीच में एक ओपनिंग होती है। ठीक है, तो यहां से ब्लड जिस भी उसमें जाएगा तो यहाँ पर एक ओपनिंग मौजूद होती है। ठीक है, तो ये दो ओपनिंग्स भी हो गई, तो आपको मैंने चार ओपनिंग्स बता दी हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखें, इनके क्या नाम है वो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आप लिख लीजिए, जो मैंने ये बताया है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड जिस भी ब्लड वेसल में जाता है उसके बीच में जो ओपनिंग होती है, और ये वाली जो ओपनिंग होती है जो राइट वेंट्रिकल और ब्लड वेसल के बीच में होती है, इन ओपनिंग्स को कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। क्या कहते हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, सेमी ल्यूनर, ठीक है, वॉल्व्स। वेट, हिंदी में इसे क्या कहते हैं ये भी हम आगे एक बार देख लेते हैं। लिख लीजिए एक बार, अर्धचंद्र कपाटिका, चंद्रक पाटिका। ठीक है, अर्धचंद्रक पाटिका, इसको हिंदी में कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व्स को। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ जो दो और ओपनिंग्स मैंने आपको बताई उनको क्या कहते हैं। चलिए देखिए, दोनों सेम साइड के ऑरिकल और वेंट्रिकल्स जो हैं, ठीक है, यानी कि ये वाली ये ऑरिकल ये वेंट्रिकल सेम साइड के है ना,
तो सेम साइड के ये जो ऑरिकल वेंट्रिकल है, इनकी जो ओपनिंग है, इसको हम कहते हैं बायकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व। ठीक है, ये कहते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है द्विवलनी कपाट या फिर मिट्रल कपाट। ठीक है, इसी तरह से राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग है उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व यानी कि त्रिवलनी। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, आपने ओपनिंग्स नोट डाउन कर ली। ये कब खुलती हैं, कैसे खुलती हैं, ये और हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। हार्ट नॉर्मली 70 से 75 टाइम्स 1 मिनट में बीट कर जाता है। ठीक है, एवरेज अगर इसका निकाले औसत तो 72 टाइम्स पर मिनट। राइट, चलिए वेंट्रिकल्स यानी कि निलय, वेंट्रिकल्स यानी कि निलय की वॉल ऑरिकल्स की वॉल से थिक होती है। अच्छा, यानी कि वेंट्रिकल्स नीचे वाला है ना, ये वेंट्रिकल है, ये ऑरिकल्स हैं। तो जो वेंट्रिकल की वॉल्स हैं ये थिक होती हैं। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, थिक होती हैं ऑरिकल्स से। ठीक है, क्योंकि ऑरिकल्स को क्या करना होता है ना, ऑरिकल्स को ब्लड सीधा वेंट्रिकल में डाल देना होता है, आसान काम है। ठीक है ना, आसान काम है। लेकिन जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स जो है क्या कर रहे हैं, वो ब्लड को आर्टरीज में दे रहे हैं, है ना, ब्लड को ऐसे वेसल्स में दे रहे हैं। आप नोट डाउन करिए, ब्लड को वेंट्रिकल्स ऐसे वेसल्स में दे रहे हैं, ऐसी नलिकाओं में दे रहे हैं, नलिकाएं कह लो या वाहनियां कह लो, ऐसे उसमें दे रहे हैं जिसमें से ब्लड को पूरी बॉडी में या तो ट्रांसपोर्ट करना हो रहा है या फिर लंग्स में ले जाना हो रहा है। ठीक है, अभी हम देखेंगे वो देखेंगे, सीक्वेंस देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कौन कहाँ ले जा रहा है ब्लड। तो वेंट्रिकल्स की वॉल इसलिए थिक होती हैं क्योंकि उनको जो है आर्टरीज और इन बड़ी बड़ी जो है आर्टरीज को ब्लड अपना पास करना होता है। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं ब्लड फ्लो कैसे कैसे हो रहा है। लंग्स, सबसे पहले लंग्स पे आएंगे। लंग्स से ऑक्सीजन लेके आता है कौन, ब्लड लेके आता है ना। मैंने आपको बताया था, मैं रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कौन से ब्लड वेसल लेके आ रहे हैं। अच्छा, लंग से ब्लड जो है ऑक्सीजन को कैरी करता हुआ हार्ट की तरफ जाता है। अच्छा, लंग से एक वेन आती है, यानी कि एक ब्लड वेसल है ये, पल्मोनरी वेन। कौन सी, पल्मोनरी वेन, हिंदी में लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है फुसफुस जो भी है शिरा, है ना। तो पल्मोनरी वेन लंग्स से ब्लड को कैरी करती है और ये वो है शुद्ध, यानी कि प्योर ब्लड। कैरी करने के बाद लेफ्ट ऑरिकल में जाती है। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल यहाँ पे आ जाती है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाती है। लेफ्ट वेंट्रिकल से, मैं बता रही हूँ ना, वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, ब्लड को ऐसी आर्टरियों में देते हैं जिससे ब्लड पूरी बॉडी में घूमता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ब्लड को किस में देते हैं, एओर्टा। एओर्टा भी एक आर्टरी है, मोटी आर्टरी है ये। ठीक है, एओर्टा में गया ब्लड। एओर्टा कहाँ है, एओर्टा आपका ये है। ठीक है, ये एओर्टा है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में गया, एओर्टा से पूरी बॉडी में घूमा, पूरी बॉडी में ब्लड घूमता हुआ उसके बाद वेना कावा में गया। ये वेना कावा है। ठीक है, ये वेना कावा है। वेना कावा में जाके राइट ऑरिकल में एंटर किया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में किया, राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी में, ये वाली। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में गया और उसके बाद लंग्स में चला गया सीधे। ठीक है, तो ये इसका पूरा सीक्वेंस है, ये पूरा इसका फ्लो है कि ब्लड कैसे कैसे कहाँ कहाँ जा रहा है। राइट, जब तक ब्लड बॉडी तक नहीं पहुंचा तब तक वो शुद्ध था, प्योर था। बॉडी में पहुंचने के बाद, पूरी बॉडी में घूमने के बाद वो ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड हो गया और फिर वो पूरे इसमें आया। मतलब यहाँ से लेके आप कह सकते हो जितना भी ब्लड इधर उधर गया बॉडी से होकर के, जहाँ पे ब्लड जा रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड वाला है, और यहाँ से जितना भी आया है बॉडी तक वो ऑक्सीजनेटेड वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। इसीलिए मैं कह रही थी वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स हैं थोड़ी थिक हैं, क्योंकि यहाँ से भी वेंट्रिकल्स ने ब्लड अपना दिया तो प्रेशर ज़्यादा क्या होता है, पूरी बॉडी में घुमाना है ब्लड। ठीक है,
तो प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए थिक जो है इसकी वॉल्स होती हैं। इसी तरह से यहाँ से है, ठीक है। ऑरिकल्स की थिन थिन होती है, थिक की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनको सिर्फ वेंट्रिकल्स को ही देना हो रहा है, राइट। चलिए, ये आपने यहाँ पर एक चीज़ देख ली। अब आगे बात करते हैं। एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड्स की है। पूरा ये ऐसे इसमें से आना, फिर ऐसे निकलना, घूमना, फिर वापस आना, फिर ऐसे करके ऐसे, पूरी ये एक कार्डियक साइकिल है, ठीक है। और एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड्स की होती है। मतलब फटाफट इतनी जल्दी सब पास होता है, इतनी जल्दी ब्लड का फ्लो होता है पूरी बॉडी में। आप देख लो आपकी बॉडी में जहाँ आप एकदम पिंच कर दो, पिन कर दो हल्का सा, वहाँ से ब्लड निकल आएगा। कहीं भी एक भी पोर्शन आपको ऐसा नहीं दिखेगा जहाँ ब्लड ना हो, है ना। तो इतनी जल्दी ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ये आपको नोट डाउन करना है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका 120/80 होता है, ठीक है। बीपी को स्फिग्मोमैनोमीटर से नापा जाता है, ठीक है। इसके ऊपर जब बीपी बढ़ जाता है तो उसको हाइपरटेंशन यानी कि अति तनाव कहते हैं। लगभग 140 और 90 इसके ऊपर भी चला जाता है, और इतना भी है तो हाइपरटेंशन की ये वो हो जाती है डिजीज, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो समझने का है। देखो, मैंने आपको बताया कि वॉल्व्स होती हैं। ट्राइकस्पिड जो है वो ये वाली है, बाइकस्पिड जो है वो ये वाली है, ठीक है, दोनों के बीच में। सेमील्यूनर मैंने आपको बताया, सेमील्यूनर है जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये वाला जो है, और ये वाली जो एओर्टा है, इसकी जो ओपनिंग है, दोनों की जो ओपनिंग जिससे ब्लड एंटर कर रहा है एक ओपनिंग के थ्रू, वो आपकी सेमील्यूनर है। इसी तरह से यहां से, राइट। अच्छा, अब इस चीज को एक बार समझते हैं ध्यान से। क्या होता है जब ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से, ठीक है, जब ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा होता है और राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आ रहा होता है, यानी कि आप ये लिख लीजिए कि ऑरिकल्स से, ठीक है, अलिंदों से, अलिंद कहते हैं ना ऑरिकल्स को, तो इनसे जब ब्लड निलई में आ रहा होता है, तो क्या होता है, जो ये वॉल्व्स होती हैं ना प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट है एक, और एक यहाँ पर, है ना, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड प्रेजेंट है ना यहाँ पर। तो ये जो वॉल्व्स होती हैं वो खुल जाती हैं। जाहिर सी बात है इनको खुलना पड़ेगा ना, जब ब्लड ऑरिकल से नीचे आ रहा है तो कैसे आएगा, ये छेद होते हैं, ये ओपनिंग्स होती हैं, इनके थ्रू ही आएगा, तो इनको खुलना होता है, ठीक है। इस समय क्या होता है, इस समय जो ऑरिकल्स हैं, यानी कि ये जो ऑरिकल्स हैं, दो आपके चैम्बर्स ऊपर वाले, ये जो ऑरिकल्स हैं ये क्या कर रही होती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं। इनमें प्रेशर होता है इस समय, ठीक है, इनमें प्रेशर होता है इस समय, कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं ये। इस सिचुएशन को हम कहते हैं ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, या कह लो ऑरिकल्स सिस्टोल। हिंदी में कहते हैं अलिंद प्रकुंचन, ठीक है, लिख लीजिए। तो पहली सिचुएशन ये हुई कि ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जिस समय ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस समय वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे। उनका क्या काम है, वो रिलैक्स कर रहे हैं आराम से, ठीक है, क्योंकि अभी ऑरिकल्स का काम चल रहा है। ऑरिकल्स का काम क्या हुआ, उन्होंने ब्लड को नीचे वेंट्रिकल्स को दे दिया, ठीक है। इस समय जो साउंड आती है वो आती है डब की, लब डब लब डब। तो डब वाली जो साउंड है वो इस सिचुएशन में आती है जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स खुल जाती हैं, क्योंकि ब्लड ऊपर से नीचे आ रहा होता है। जो ये वाली वॉल्व्स होती है ना, नर वॉल्व्स, ये इस समय बंद रहती हैं। जाहिर सी बात है बंद रहेंगी, क्योंकि अभी जो क्या हो रहा है, अभी ब्लड ऊपर से नीचे आ रहा है। अब जब नीचे से वो अपनी अपनी आर्टरीज में चला जाएगा, नीचे से जब वो अपनी अपनी आर्टरीज में जाएगा, यानी कि जब ब्लड नीचे आ गया तो इसमें अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड इसमें जाएगा, इस वाली में,
और राइट वेंट्रिकल से इसमें जाएगा, है ना। तो जब ब्लड अपनी अपनी आर्टरीज और एओर्टा में जाएगा तब इनका काम आएगा। अभी इनका काम तो नहीं है ना, अभी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड का काम है, तो वो अपना काम कर रहे हैं, वो खुल गए, बाकी बंद है। ये सिचुएशन है डब की, ठीक है। इसके जस्ट ऑपोजिट सिचुएशन ये वाली आ जाती है। इसमें क्या होता है, अब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड का काम खत्म, तो वो बंद हो जाएंगी, क्लोज्ड। अब काम आया सेमी ल्यूनर का, तो सेमी ल्यूनर अब खुल जाएंगी, अर्धचंद्र पाटिका ये वाली जो है वॉल्स खुल जाएंगी, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद हो जाएगी। ये जो सिचुएशन है इसमें साउंड आती है लब की, LUB, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इस समय क्या हो रहा है, ब्लड वेंट्रिकल्स में था, आ गया ना, ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया। अब वेंट्रिकल से ब्लड अपनी अपनी आर्टरी और एओर्टा में जा रहा है, तो इस समय वेंट्रिकल्स जो हैं यानी कि जो निलई हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है ना वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, यानी कि इस समय वेंट्रिकल्स जो निलई हैं वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, उनका प्रकुंचन होगा, ठीक है। ये आपने नोट डाउन कर लिया, इतना आपने समझ लेना है। ये वाली जो सिचुएशन है अब येलो कलर से जो मार्क्ड है, इसको हम सिस्टोलिक प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। ये जो ग्रीन वाली जो सिचुएशन है इसको हम डायस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। यही होता है ब्लड प्रेशर भी, 120 ऊपर वाला, 80 नीचे वाला, ठीक है। 120/80 होता है ना, तो 120 को हम सिस्टोलिक प्रेशर वाला कहते हैं, 80 को हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इतना आपने याद रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी, इतना आप याद रख लीजिए। अब आपको एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, आर्टरीज और वेन्स के बारे में। आर्टरीज का काम क्या होता है, ब्लड को हार्ट से ऑर्गन्स तक ले जाना, और वेन्स का काम होता है ब्लड को ऑर्गन से हार्ट में वापस ले जाना, ठीक है। आर्टरीज की वॉल्स थिक होती हैं, वेन्स की जरूरत नहीं होती थिक की, उनकी थिन रहती हैं। आर्टरीज की थिक क्यों होती है, क्योंकि ब्लड को वो हार्ट से पूरे ऑर्गन्स में ले जा रहा है, ठीक है। ब्लड को, क्योंकि हमने देखा ब्लड को हार्ट से ऑर्गन्स तक ले जाती है कौन, आर्टरीज, उनकी वॉल्स को थिक होना जरूरी होता है। आर्टरीज में एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी का, ठीक है, यानी कि फुसफुस शिरा का, नहीं धमनी का, फुसफुस धमनी। और वेन्स में भी एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन्स का, यानी कि फुसफुस शिरा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपसे बोले आर्टरीज का काम क्या है, तो आप बोलेंगे ब्लड को हार्ट से ऑर्गन्स तक ले जाती है। इसमें एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, है ना, जो हार्ट से ब्लड को लंग्स तक ले जा रही है। ये हमने ये देखा, ये वाली, ये एक्सेप्शन वाली है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका सर्कुलेशन खत्म होता है, इतना आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत रहेगा। कोई डाउट हो इसमें तो मेरे को एक बार पूछ लेना, मैं चाहती तो नहीं आपको कोई डाउट आए इसमें, लेकिन अगर आ रहा है तो आप पूछेंगे तो उसका जवाब आपको मिलेगा, कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना चैप्टर ख़त्म करते हैं सर्कुलेशन का, नेक्स्ट हम एक्सक्रीशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए, बाकी कुछ रह तो नहीं गया बताने के लिए, सारे आपको मैंने बता दिए, पल्मोनरी आर्टरी वेन कौन कौन है कौन कौन नहीं है ना। अगर आपसे पूछा जाए लंग्स से ब्लड को हार्ट में कौन ला रहा है, तो आप बोलेंगे पल्मोनरी वेन ला रही है। कौन ला रही है, पल्मोनरी वेन ला रही है। हार्ट से लंग्स तक वापस कौन ले जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी ले जा रही है, ठीक है। और ये दोनों ही एक्सेप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं आर्टरीज और वेन्स का काम क्या है, हमने अभी देखा, बताया मैंने वर्बली आपको, है ना। लेकिन इसमें ये दोनों एक्सेप्शन आती हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ ख़त्म करते हैं, थैंक यू सो मच।